बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम फैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत हुई है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए हैं। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने नाज़रीन ऐसे रिमार्क्स दिए जिस पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने ऐसे लगा कि जैसे सर पकड़ लिया कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्या रिमार्क्स दे रहे हैं। अदालती कार्रवाई के दौरान नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने भी कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दी, जिसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खिलखिला दिए, हंस पड़े। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की, काजी फायसा साहब की, और फिर अगर फ़ैसला बरकरार रहता है तो इमरान ख़ान पहला शिकार होंगे इस फैसले के। ये ऑब्जर्वेशन अदालत में क्यों दी गई, किसने दी, और फिर किस किस्म का झूठ आज की अदालती कार्रवाई में पकड़ा गया, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में जो नैब तरमीम से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पे समाअत हुई है, ये सारा अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर भी करें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई के आगाज़ से नहीं। जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से ये पूछा कि आपने, जब आप इमरान ख़ान साहब के वकील थे तो आपकी तरफ से जो नैब तरमीम को चैलेंज किया गया, तो आपने किस किस शिकों को, नैब के किन आर्टिकल्स को, किन शिकों को चैलेंज किया। तो इससे आगे की नाज़रीन जो अदालती कार्रवाई है, सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, उसके बाद जो अदालती कार्रवाई का पहला हिस्सा है वो आपको बताएंगे। और नाज़रीन ये भी आपको बता दें कि फ़िलहाल अदालती कार्रवाई में आधे घंटे का वक्फ़ा किया गया है। आधे घंटे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। तो वक्फ़े के बाद की नाज़रीन जो अदालती कार्रवाई है उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन झूठ की बात कर लेते हैं कि हुकूमत का दावा है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। तो मामला नाज़रीन ये है कि गुज़िश्ता समाअत पे जब इमरान ख़ान साहब का मुकालमा हुआ था चीफ जस्टिस काजी फायसा के साथ, तो इमरान ख़ान ने कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है। तो आज हुकूमत की जानिब से इमरान ख़ान के इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी गई है और अदालत में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए जिसमें यह कहा गया है कि इमरान ख़ान साहब वकला के साथ मुलाकात करते हैं। इन मुलाकातों की तस्वीर भी अदालत में जमा करवाई गई हैं और ये कहा गया है कि इमरान ख़ान का ये कहना कि वो कैद तन्हाई में है, ये अदालत के सामने गलत बयानी की गई है। कितने लोगों ने मुलाकात की उसकी फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, जबकि इसके साथ इमरान ख़ान साहब को जेल में किस किस्म की सहूलियात मैसर हैं, एयर कूलर हैं, किताबें हैं, अखबार है, टीवी है, तमाम ज़रूरी जो सहूलत है इमरान ख़ान साहब को दी गई है। ये तमाम डिटेल भी आज 5 रुकनी बेंच के सामने वफाकी हुकूमत ने रखी है। तो ये वफाकी हुकूमत का कहना है कि इमरान ख़ान साहब ने आखिरी मरतबा जो कैद तन्हाई की बात की कि वो कैद तन्हाई में रह रहे हैं, तो ये इमरान ख़ान साहब ने झूठ बोला है, गलत बयानी की है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि अतर मिनल्ला साहब ने जब सवाल पूछा ख्वाजा हारिस साहब से तो आपने किन किन आर्टिकल या शिकों को चैलेंज किया है, तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैंने जो शिक 2 है उसको चैलेंज किया है, 4 को चैलेंज किया है, 5 को किया है, 6 को किया है, 9A5 को किया है, 14 को किया है, 21G को किया है और 25 जो शिक है, जो सेक्शन है नैब कानून का, उसको हमने चैलेंज किया है। तो इसमें नाज़रीन चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि ये जो 9A5 है, ये जो फैसला दिया गया उसमें इसको कलअदम करार दिया गया, जो अमेंडमेंट हुई। तो आप ये बता दें कि 9A5 की जो तरमीम थी वो बुनियादी हकूक़ के किस तनाज़र में इसको जो है वो कलअदम करार दिया गया। तरमीम तो सिर्फ इतने की गई कि ये जो 9A5 का अख्तियार था इससे पार्लियामेंट की जानिब से स्ट्रक्चर कर दिया गया, इससे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। इस जुर्म को तो अब पार्लियामेंट ने तरमीम करके प्रॉपर कर दिया है कि बोझ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो नैब के ऊपर होगा। अगर वो किसी के खिलाफ जब रेफरेंस बनाता है तो इस पे ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये जो 9A5 में तरमीम की गई है, इससे जो इसका इफेक्ट था, जो असर था, वो कम कर दिया गया है और बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो 9A5 में आती थी वो निकल जाएंगी और चीज़ें जो है वो प्रूव करना प्रोसिक्यूशन का काम होगा। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने यहाँ पे फिर सवाल किया, वही जिसका मैंने अदालती कार्रवाई के आगाज़ पे जिक्र किया कि जिसमें इमरान ख़ान साहब हंस पड़े, खिलखिला उठे। काजी फायसा साहब ने आज ऑब्जर्वेशन दी कि अगर आप जो इमरान ख़ान साहब हैं या आप करप्शन के इतने खिलाफ थे तो फिर एमनेस्टी स्कीम क्यों दी गई। अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि जब एमनेस्टी स्कीम दी जाती है वो भी ऐसी होती है कि अगर आपका काला धन है, आप इतने से पैसे दे के, टैक्स दे के अपना काला धन सफ़ेद करवा लें, जो आपके बेनामी असासे हैं उसको लीगलाइज़ करवा लें। तो काजी फायसा साहब ने यही सवाल पूछा कि टैक्स एमनेस्टी जो दी गई उससे तो फिर आप जो ख़जाने में टैक्स आना होता है
उस टैक्स से तो आपने ख़जाने को महरूम कर दिया। क्या बरतानिया में कभी टैक्स एमनेस्टी दी जाती है? हम जो हैं वो किससे गाइडलाइन लेते हैं, गाइड लाइट लेते हैं? तो ये नाज़रीन, जब काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए तो इमरान खान साहब हंस पड़े, क्योंकि उनके दौर में टैक्स एमनेस्टी मुतारफ़ करवाई गई, टैक्स एमनेस्टी दी गई, लोगों ने अपना काला धन जो है उसको सफ़ेद किया। तो जब काजी फैसल ने ये सवाल उठाया तो इस पर इमरान खान साहब जो है वो हंस पड़े कि ये ग़ालिबन मेरे दौर की बात की जा रही है, क्योंकि ओपनली बात नहीं हुई, अल्फाज के अंदर रह के काजी फैसल साहब ने सवाल किया था, लेकिन खान साहब को मैसेज पहुंच गया, इमरान खान साहब को, कि ये मेरे दौर की टैक्स एमनेस्टी की बात की जा रही है और करप्शन के खिलाफ मैं हूँ, और मुझसे कहा जा रहा है कि फिर मैंने टैक्स एमनेस्टी क्यों दी। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा, जब करप्शन के खिलाफ आपका ये स्टांस है तो इस स्टांस में यकसानियत होनी चाहिए। किसी को जेल जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, असल फ़ायदा तो तब होगा जब ख़जाने में पैसा आएगा। आगे चल के नाज़रीन ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो 9A5 के हवाले से जो अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए, तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा अपना ख्वाजा हारिस साहब ने आपको स्टेटस बता दूं कि ना वो अदालती मुआवन हैं, ना वो फ़िलहाल इमरान खान साहब के वकील हैं, लेकिन वो अदालत को असिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, जैसे वो बानी तहरीक इंसाफ के कौंसल के तौर पे पहले दलाइल देते रहे। वो बानी तहरीक इंसाफ के वकील भी नहीं हैं, लेकिन एक तरीके से उन्हीं की तरफ से अदालत को मामनत फराहम कर रहे हैं। तो अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क से ख्वाजा हारिस साहब ने डिसएग्री किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो 9A5 में तरमीम की गई है उसके बाद तो ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इस पे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर इस केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खुद फरीक हैं, अगर जो नैब की पहले वाली तरमीम है और जो फ़ैसला बंदियाल साहब का जो है, अगर वो फ़ैसला बरकरार रहता है और ये अपीलें इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज हो जाती हैं तो पुराना कानून बहाल हो जाएगा, और अगर पुराना कानून बहाल हुआ तो फिर उसका पहला जो विक्टिम होगा यानी शिकार होगा वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 होगा। यानी अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे थे कि पुराना कानून 90 दिन के रिमांड वाला और उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्ज़म के ऊपर होगा। तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी नैब के केसेस हैं और केसेस भी इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार हो रहे हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पुराना कानून अगर रहता है, वो बहाल होता है, तो इसका पहला शिकार जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी इमरान खान होंगे। तो इस पर नाज़रीन जब रिमार्क्स अतर मिनल्ला साहब ने दिए तो इमरान खान साहब जो हैं इसके ऊपर उन्होंने सर पकड़ लिया कि ये जो क्या मतलब अदालत में बात हुई, ये तो मुद्दा मेरे ऊपर आ रहा है, और मुस्कराए बेसी और सर भी पकड़ लिया एक तरीके से। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बिल्कुल अगर ये तरमीम उड़ जाती हैं तो इमरान खान साहब को इन तरमीम का मतलब तरमीम बरकरार रहती हैं तो इमरान खान साहब को इन तरमीम का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने इन तरमीम के ख़िलाफ़ केस करने का, फ़ाइट करने का फ़ैसला किया। आगे चल के नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे रेफरेंस इन तरमीम के बाद जो कि नैब के पास मौजूद थे वो फारिग हो गए, लोग बरी हो गए, जिस पे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो रेफरेंस अगर वापस हो गए नैब की अदालतों से तो वो दूसरे फोरम पे चले गए। ये नहीं है कि वो केसेस चलेंगे नहीं, लोग स्कॉट फ्री हो जाएंगे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अक्सरियती बेंच का फैसला भी यही कहता है कि वो केसेस दूसरे फोरम पे चले जाएंगे, कोई फ्री नहीं होगा। ये जो यहाँ पे दलील दी जाती है कि लोग बरी हो जाएंगे, केस नहीं पे चलेगा, ये दलील ये दलील गलत है। ये केसेस अगर नैब तरमीम बरकरार रहती हैं तो किसी दूसरे फोरम पे चली जाएंगी। फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि अगर ये लकूना था कि ये केसेस किस फोरम पे जाने, किस फोरम पे नहीं जाने, फिर तो अदालत को नैब तरमीम को कलअदम करने की बजाय बड़ा मोहतात रहते हुए बंदियाल साहब के बेंच को, अक्सरियती जजेस को कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए थी कि आप इसकी वजाहत कर दें, लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेशन देने की बजाय जो कानून था उसी को उड़ा दिया गया। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नैब फरिस्त जो है वो अदालत में जमा कराए कि कौन से केसेस जो है वो ख़त्म हुए और क्या वो केसेस किन किन फोरम के ऊपर ट्रांसफ़र किए गए, नैब ये फरिस्त दे दे तो मसला जो है वो हल हो जाएगा। फिर नाज़रीन जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कानून तो ये होना चाहिए था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, कानून तो फिर जो नैब का बना है उसको सिर्फ महदूद कर दें, क्योंकि हमेशा से जो सियासतदान हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो ज़ेर एताब रहते हैं। तो फिर इस कानून को ये कर दें कि सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर का इस मुल्क में एहतसाब होगा। ख्वाजा हारिस साहब को मुखातब करते हुए जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने नैब का कानून बनाया, इस कानून के ज़रिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। पार्लियामेंट ने अपना ये जो कानून था, जो सेक्शन था 9A5 नैब का, इसकी जो सवाबदीद थी इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, इसको स्ट्रक्चर कर दिया। कानून बनाने का मकसद नैब का ये था कि करप्शन का खात्मा हो। किसी के हलाल असासे हैं, उससे भी अगर आप पूछेंगे तो वो अगर उसने डिक्लेयर नहीं किए तो फिर आप उसको कैसे नैब के जो है वो प्रीव्यू में ला सकते हैं। नैब ऐसे लोगों को भी प्राइवेट प्रोसिक्यूट करता है जिनके हलाल के असासे हैं, उनके ऊपर 9A5 जो है वो लगा दिया जाता है। फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि सारा फोकस जो है वो आपका सारा फोकस जो है वो करप्शन के ऊपर है
اور آپ ایمنسٹی اسکیم بھی آپ نے خود دی. اور پھر قاضی فیصل نے کہا کہ سب سے بہتر حل تو یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے, جو آمدن سے زیادہ اثاثوں کی بات کی جاتی ہے, آپ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کر دیں. آمدن سے زیادہ اثاثوں جات کا مسئلہ کسی سے اگر کوئی پوچھنا ہے تو پھر اس کے ٹیکس ریٹرنز مانگے جائیں. وہ ٹیکس ریٹرنز کیوں نہیں دیتے, یہ سوال کوئی نہیں کرتا. پارلیمنٹ نے کیا کام کیا, شاید ترامیم جو پارلیمنٹ نے کی ہوں گی وہ درست ہیں. پھر آگے چل کے اطہر منالہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ جو نیب ترامیم میں پہلے دیا گیا وہ برقرار رہا تو شکار اس کا عمران خان ہوگا. پارلیمنٹ نے جو ڈریکونین قانون تھا, اس قانون میں جو ڈریکونین شکیں تھیں ان کو ختم کر دیا. آمدن سے زیادہ اثاثے کی اگر بات کر رہے ہیں, اگر اثاثے وہ مطابقت نہیں رکھتے آمدن کے ساتھ تو یہ تو انکم ٹیکس کا قانون بھی بنتا ہے. اور پھر اس پہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ایف بی آر کے قانون کی خوبی یہ ہے, جو اطہر منالہ صاحب نے کہا کہ انکم ٹیکس کے قانون کا آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے معاملے کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. آپ نے ایک رولکس گھڑی پہنی ہوئی ہے, خواجہ حارث کو قاضی فیصل صاحب نے کہا, یا آپ کے پاس کوئی لینڈ کروزر ہے, آپ سے انکم ٹیکس والے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ رولکس جو گھڑی خریدی ہے اس کے آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئے. آپ نے لینڈ کروزر خریدی ہے تو اس کے آپ کے پاس پیسہ کیسے آیا. اور یہاں پہ جو برڈن آف پروف ہے وہ ڈائریکٹلی جس کے پاس اثاثے ہوتے ہیں, جس کی آکوپیشن میں ہوتے ہیں, اس کو جواب دینا ہوتا ہے. تو انکم ٹیکس کا لاؤ تو وہ زیادہ ریلیونٹ بنتا ہے. آگے چل کے اطہر منالہ صاحب نے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, آج کی عدالتی کاروائی میں ناظرین ویسے تمام ججز ایک پیج پہ نظر آئے کہ جو بندیال صاحب کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے, اور جو جسٹس منصور علی شاہ کا منارٹی ججمنٹ تھا وہ بالکل درست ہے. خواجہ حارث صاحب نے تو اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میری نظر میں منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے سے میں ڈس ایگری کروں گا, بندیال صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا اور ہم اس فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں. اطہر منالہ صاحب نے کہا کہ نیب کے قانون میں 9A ختم کر دیا گیا. آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی جو بات کی جا رہی ہے, اگر انکم ٹیکس قانون کا اطلاق کیا جائے تو وہاں پہ جب آپ کے پاس جو اثاثہ ہے, جو ایسٹ ہے, آپ اس کی وضاحت نہیں کر پاتے, وہاں پر بھی آپ کو فوجداری جرم کا, فوجداری کیس کا سامنا کرنا پڑے گا. نہ جانے آپ کو, یعنی عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے اطہر منالہ صاحب, کہ آپ کو نیب کے قانون پہ, نیب کے ادارے پہ اتنا اعتماد کیوں ہے. اب خواجہ حارث صاحب یہاں پہ لاجواب تھے. خواجہ حارث صاحب کہہ رہے تھے کہ 9A5 کے ذریعے جو جرم ہے اس کا افیکٹ کم کر دیا گیا ہے. آگے چل کے ناظرین جسٹس قاضی فیصل نے بات کی کہ جو 9A5 ہے جس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اس کے سٹرکچر میں, تو یہ بنیادی حقوق کی اس میں خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے. اطہر منالہ صاحب نے کہا, پوچھا خواجہ حارث صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ کیا پارلیمنٹ کا اختیار نہیں کہ وہ اس نیب کے قانون کو ختم کر دے. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ بالکل پارلیمنٹ کا اختیار ہے. تو اطہر منالہ صاحب نے کہا کہ جب پارلیمنٹ اس قانون کو ختم کر سکتی ہے تو اس قانون میں ترمیم کیوں نہیں کر سکتی. خواجہ حارث صاحب نے 9A5 جو ہے, قاضی فیصل صاحب نے کہا آپ اس کو پڑھیں, پہلے والا 9A5 بھی پڑھیں, ترمیم کے بعد والا 9A5 بھی پڑھیں. تو پھر اس کے بعد جب پڑھا گیا خواجہ حارث کی طرف سے, تو جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرا بھائی مجھے ایک پلاٹ, ایک پراپرٹی گفٹ کرتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, لیکن نیب اگر میرے خلاف ریفرنس بنا دے تو میں کہوں گا کہ میرے بھائی نے گفٹ دیا ہے, لیکن نیب اس پہ پھر کیا کرے گا, میرے بھائی کے پاس جائے گا, اس سے پوچھے گا. تو اس پہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ بالکل اس کے بھائی سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ پراپرٹی دی ہے اپنے بھائی کو, نہیں دی. تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ دیکھیں اگر وہ دوسرے شخص کے پوچھنے کے لیے جائے گا کہ پلاٹ کس نے گفٹ کیا, پراپرٹی کس نے گفٹ کی, اس نے اگر دبئی سے کما کے یہ پیسے بھیجے ہیں اور وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, تو پھر نیب کیسے کرے گا, نیب کے معاملے کا اس پر کیسے اطلاق ہوگا. اس کے آگے ناظرین اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے اطہر منالہ صاحب نے کہا کہ انکم ٹیکس جو قانون ہے وہ زیادہ, انکم ٹیکس قانون نیب کے قانون سے زیادہ سخت ہے, اس میں جو برڈن آف پروف ہے وہ ملزم پہ ہوتا ہے. کیا آپ جو ڈریکونینزم تھا نیب قانون کے ذریعے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. جیسے اطہر منالہ صاحب نے خواجہ حارث صاحب سے کہا کہ نیب کے قانون کے حوالے سے, نیب کے کیسز کے حوالے سے آپ کا تو بہت زیادہ تجربہ ہے. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میرا اتنا کہاں تجربہ ہے, لیکن اطہر منالہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کا بہت زیادہ تجربہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوا, آپ کے نالج میں ہے. آگے چل کے ناظرین خواجہ حارث صاحب سے پھر ایک اور سوال کیا چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہ آپ یہ بتا دیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر الزام ہے نیب کی پہلی ترمیم کے تحت, پہلے قانون کے تحت 9A5 کے پہلے سیکشن کے تحت کہ اس نے کرپشن کی ہے, اب برڈن آف پروف بھی اس ملزم پہ ہے, اس ملزم کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے اور وہ ملزم وکیل کر لیتا ہے, اس وکیل کو 10 کروڑ کی وہ فیس دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے کرپشن کا اس پہ الزام لگا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کرپشن کا ہے, تو جس وکیل کو اس نے 10 کروڑ کی فیس دی ہے تو وہ پھر کرپشن کے اس پیسے میں شریک ملزم نہ ہو جائے گا. تو اس پہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نہیں وکیل کے اوپر جو ہے اس قسم کی بات کا جب اطلاق نہیں ہوگا. یہ ناظرین جو آگے کی کاروائی میں نے آپ کو بتائی. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو اس سے پہلے کی عدالتی کاروائی تھی.
अतर मिनाला साहब ने नाज़रीन पूछा ख्वाजा आरिफ साहब से कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया क्या आप उसको अपोज करते हैं? तो इस पे ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं इसको अपोज करता हूँ। पार्लियामेंट का जो कानून है वो कानून बनाने वाले ने उसका इस्तेमाल अपने हाथ में ले लिया, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन है? यही सियासतदान है। अतर मिनाला साहब ने कहा कि क्या आप जो 90 दिन का रिमांड का कानून है उसको बहाल रखना चाहते हैं? नैब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया माजी में, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, क्या उससे सेटिस्फाइड हैं? और फिर अतर मिनाला साहब ने ये भी कहा कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब क्यों, नैब के कानून के तहत सियासतदानों का एहतसाब क्यों? असल जो हमारे यहाँ जो स्कीम है ये सारे गवर्नेंस की, उसमें जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो वजारत का सेक्रेटरी होता है। कोई भी जुर्म जो है प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो जब तक हामी ना भरे, वो दस्तखत ना करे, वो एग्री ना करे, तब तक कोई करप्शन हो नहीं सकती। और अगर कोई गैर कानूनी अहकामात दिए हैं किसी मिनिस्टर ने या वज़ीर आज़म ने, उसके ऊपर अगर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी ने अमल दरामद किया है तो तब भी इसका जो जिम्मेदार होगा वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, वो ब्यूरोक्रेट होगा। सियासतदान को आप कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर ब्यूरोक्रेट जो है वो इनकार कर दे तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस ब्यूरोक्रेट का जो है वो तबादला हो जाएगा। और जो ऑडिट पैराज होते हैं वो किसी मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं होते। जब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑडिट करता है अकाउंट्स का, वजारत के अकाउंट्स का, तो पैरे सेक्रेटरी के खिलाफ होते हैं। इसी पे नाज़रीन जैसे काजी फैसल साहब ने पूछा ख्वाजा आरिफ साहब से कि नैब का कानून कब आया, हुकूमत किसकी थी? ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि उन्होंने साल बताया, तो इस पे काजी फैसल साहब ने कहा कि आप नाम लें, मुशर्रफ रजीम। फिर कहा ख्वाजा आरिफ साहब ने, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि वो करप्ट सियासतदानों को निकालना चाहते थे। जब हुकूमत में आए थे तो हुकूमत में इमरान खान साहब आए थे तो एहतसाब कमीशन को बहाल कर देते। आपका सारा इन्हिसार जो है वो सियासतदानों की करप्शन पे है कि आप सियासतदानों ने करप्शन की है। लेकिन यहाँ पे जो फैसला आया है जो बिरनियाल साहब के बेंच ने दिया है उसमें तो कई कैटेगरियाँ निकाल दी गई हैं कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होगा, जजेस पे, जर्नीलों पे नैब कानून का इतलाक नहीं होगा। तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमने तो नैब तरमीम को चैलेंज किया था, नैब कानून को चैलेंज नहीं किया। किसी को एतराज़ था तो नैब के कानून पे तो वो आ जाता कि इसका इतलाक जजेस पे भी हो, फलां पे भी हो। तो ये ख्वाजा हारिस साहब ने कहा। आगे चल के नाज़रीन अतर मिनाला साहब ने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट गैर कानूनी फैसले पर अमल दरामद करता है तो जिम्मेदार जो है वो ब्यूरोक्रेट होगा। आगे चल के नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये सवाल पूछा कि ये जो नैब की तरमीम चैलेंज हुई ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत चल रही थी वहाँ पे ये मामला पेंडिंग था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को क्यों नहीं रोका? तो फिर अदालत ने यह भी पूछा कि वहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम को किसने चैलेंज किया? तो बताया गया कि शोएब शाहीन साहब वकील थे और वहाँ पे नैब तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर क्या जब आपने यहाँ पे चैलेंज की नैब तरमीम को इमरान खान साहब ने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी? ऐसा कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं। अगर इस्लामाबाद हाई अलग से हुक्म जारी करते, सुप्रीम कोर्ट का अलग हुक्म आ जाता, तो फिर क्या अजीब सूरत हाल पैदा ना होती? यहाँ पे नाज़रीन काजी फैसल साहब ने फिर कहा कि एक तरफ इमरान खान साहब ने नैब तरमीम को चैलेंज कर दिया, दूसरी तरफ शोएब शाहीन साहब हैं, अब उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब शोएब शाहीन साहब का नाम लिए बगैर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि टीवी पर बैठ के तनकीद को करते हैं, अगर कोई बात करनी है तो अदालत में आ जाएं, हम आपकी इज्जत करते हैं, जो बातें आपने वहाँ पे की हैं तो यहाँ पे आके करें। और फिर आगे चल के नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ये भी कहा कि शेर बने, जब आप टीवी पे बात करते हैं तो फिर आके अदालत में भी बात करें, बाहर जाके आप गालियां देते हैं, यहाँ पे आकर कोई बात नहीं करता। काजी फैसल ने कहा कि यहाँ पे आके कोई बात नहीं करता, बाहर जाके गालियां देते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नैब तरमीम को मुअत्तल किया गया? इस पे ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नहीं किया गया। तो फिर काजी फैसल ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को तो मुअत्तल कर दिया गया था, फिर ये नैब तरमीम को क्यों नहीं मुअत्तल किया गया? तो फिर फार्मूला तो एक ही होना चाहिए थे, पलड़ा तो एक ही होना चाहिए था कि अगर आपने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून को मुअत्तल किया था तो फिर आप इन नैब तरमीम को भी मुअत्तल कर देते। इस पे फिर अपने ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमारी तरफ से जो नैब तरमीम थी उनको मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की गई थी। तो अतर मिनाला साहब ने कहा कि दरअसल, बल्कि अतर मिनाला साहब ने भी कहा, मंदोखेल साहब ने भी कहा, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी कहा और इसको इंडोर्स किया ख्वाजा हारिस साहब ने कि कानून अगर बन जाता है वो कानून सस्पेंड नहीं हो सकता, वो अगर कानून सस्पेंड किया जाए तो ये पार्लियामेंट के अख्तियार की तौहीन है। आगे चल के नाज़रीन मंदोखेल साहब ने कहा कि दरअसल हम अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि सीनियर वकील अगर अदालत के सामने किसी गलती की निशानदेही नहीं करेगा तो जूनियर वकील अदालत के सामने गलती की निशानदेही करने की जरूरत कैसे करेगा? बाहर तो बहुत शेर बनते हैं, आओ भाई सामने आओ, अदालत के सामने आके बात करो। तो नाज़रीन ये
پہلے والی کاروائی کا پورشن آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، اس سے جو اگلی کاروائی ہے وہ آپ کے ساتھ میں پہلے شیئر کر چکا ہوں. تو یہ ناظرین اب تک یہ عدالتی کاروائی ہے. آگے وقفے کے بعد کیا ہوتا ہے، خواجہ حارث صاحب سے کہا کہ ایٹ لیسٹ آج آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں، اور لگتا نہیں کہ آج بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے دلائل کی باری آئے گی. اگر آئے بھی صحیح تو صرف ہیلو ہائی جیسے باری ہوگی کہ خان صاحب کتنی دیر میں کریں گے، کب کریں گے، تاریخ کیا ہوگی.